नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ने कल पॉलिटी का सेशन जहां तक किया था, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये देखा था कि कैसे जो है शासन में परिवर्तन हुआ और कैसे जो है 1935 का एक्ट आया, फिर उसके बाद कैसे 1947 में हमें आज़ादी मिली। देन उसी के आगे हम यहाँ पे अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। बेसिकली जैसे क्या था कि अभी तक तो हमने एक प्रोसेस को समझा, लेकिन संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनी थी, उस सभा में क्या प्रोसीजर था और कैसे वो बना, उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर सबसे पहली बात हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे देखिए कि संविधान के निर्माण में क्या हुआ था। सबसे पहली बात ये आती है कि अंग्रेजों के समय जो एक प्रोसेस के माध्यम से काम होता था, कानून के शासन का, व्यक्ति का शासन नहीं था, तो हुआ क्या कि एक स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी ये वही पार्टी थी जो भारत में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के जेल जाने के बाद जब आंदोलन ठप हो गया तो कांग्रेस के ही एक गुट के लोग थे जो विधानसभा के वहाँ के चुनाव में भाग लेके वहाँ पे असहयोग के माध्यम से, यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग ना करके उनका असहयोग करने के माध्यम से उन्होंने ऐसा विचार करके पार्टी गठित की थी। तो उन्होंने जब प्रोसेस को देखा तो उनके मन में पहली बार विचार आया कि भाई हम लोग भी जो है इसकी मांग करते हैं। तो 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले इसकी मांग की थी। एक्चुअल में कांग्रेस की ही पार्टी थी, ठीक है। अच्छा, ये बात तो ठीक थी। 1934 में जब इसकी संविधान सभा की मांग हुई तो इसमें जो सबसे प्रबल विचार है वो एम.एन. रॉय का नाम आता है, ठीक है। एम.एन. रॉय ने दिया इसकी मांग को लेकर, संविधान सभा के गठन को लेकर जो सबसे ज्यादा जोर दिया, ये बात हुई। फिर इसके बाद जब यही बात हो रही थी तो कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से, यानी कि जो उसका अधिवेशन होता था कांग्रेस का, वहां पे इसकी मांग को उठाया और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इस चीज की मांग को उठाया, ठीक है, 1934 में। और 1936 में जो एक फैजपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पे इसके निर्माण की जो मांग उठी थी, जो प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव की पुष्टि भी कर दी गई। यानी कि अब जो है पूरे देश में, यानी कि कांग्रेस का क्या था, उसमें एक बड़ी पार्टी थी और विभिन्न लोगों का, पूरे देश का एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका नेतृत्व करती थी। तो पूरे देश की ही बात कहें तो एक बात हो गई थी कि भारत का, देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। 1922 में भी गांधी जी ने ये बात कही थी कि हमारे देश में हमारा संविधान होना चाहिए और हमारे द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो ये सब बातें होती जाती रही। उसके बाद जब फैजपुरा अधिवेशन होता, उसके बाद एक घटना घटती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आती है आपके सामने, आप देखेंगे, वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही सबसे बड़ी बात आती है कि जो ब्रिटेन पूरे विश्व में एक अपनी स्थिति मजबूत रखता था, उसके लिए खतरा बन के आ गया था जापान, ठीक है। और मित्र देशों के साथ बेहतर वो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो उपनिवेश वाली सिस्टम थी, कॉलोनी थी, इंडियन कॉलोनी, वो कहीं ना कहीं संकट में आ रही थी। तो उसको ये लगा कि अब जो है भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। तो उसने जो है कहीं ना कहीं बातों को मानने पर एक प्रकार से विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो चीजें मान नहीं रहे थे। फिर 1940 में, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के दौरान, अगस्त ऑफर जो हुआ था, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था। इसमें बस औपचारिक तौर पे बातचीत हुई कांग्रेस के साथ कि भाई ठीक है, आप लोग हमारी बात को मान लीजिए, हमारे सहयोग को मान लीजिए, ठीक है, हमारा सहयोग कीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि एक संविधान सभा की आपकी मांग डोमिनियन स्टेट की हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, ये एक औपचारिक बात थी। उसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए क्या होता है कि वर्ष 1942 में पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है एक मिशन भेजा जाता है जो संविधान के निर्माण के लिए काम करने वाला था, जिसको बोलते हैं हम क्रिप्स मिशन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके जो है प्रमुख थे, मुख्य अध्यक्ष थे इस समिति के। तो इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में ये भेजा जाता है। अच्छा, लेकिन अब बात क्या थी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है कि इन्होंने ये बात रखी थी कि देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, दोनों को ये बात मंजूर होना चाहिए। लेकिन अब ये बात थी कि भाई कांग्रेस को इस बात की प्रॉब्लम हुई कि भाई मुस्लिम लीग को ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को नहीं मानते कि मुसलमानों की पार्टी है। ये बात कांग्रेस को खराब लगी। और मुस्लिम लीग क्या थी, वो एक देश अलग देश की मांग करने लगी। तो ऐसे में तो मानना था नहीं, अंग्रेज भी चालाक थे। लेकिन फिर भी स्थितियों को देखते हुए ये मिशन असफल हो गया। लेकिन दोबारा इस मिशन को फिर से भेजा जाता है। एक्चुअल में ये मिशन नहीं रहता, इसी को हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मिशन। 1946 में भेजा जाता है, ठीक है। इसमें संविधान सभा के गठन की जो क्रिया थी, उस प्रस्ताव था, उसको स्वीकार कर लिया था। इसमें 3 सदस्य थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है। 3 सदस्यों में कौन था? एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, वही थे। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, और पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे। हालांकि सदस्यों का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आते हैं और किसी तरह से मना लेते हैं और दो देश की मांग जिस पर मुस्लिम लीग अड़ी थी उस पर जो है उस पर सहमति जता लेते हैं, यानी कि 2 देश की मांग को अस्वीकार करते हुए भी उसको भी संविधान सभा में शामिल करने की बात को ये स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पे बात ठीक रही, ठीक है। तो फिर क्या करता है कि कैबिनेट मिशन जब तो उसके हिसाब से जो है संविधान सभा का गठन होना प्रारंभ हो जाता है कि भाई अब एक संविधान सभा होगी और उस संविधान सभा के द्वारा सब भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा और उस संविधान में जो सभा होगी उसमें भारत के ही लोग होंगे। अब वो लोग कैसे होने थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका जो प्रतिनिधित्व होना था वो जनसंख्या के आधार पे था, यानी कि कैसे होगा, 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से एक प्रतिनिधि होना था उनका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे कि मोटे तौर पे देखें तो वही जो बात मैं बोल रहा हूँ, 10 लाख प्रति व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होना था। लेकिन निर्वाचन हुआ कैसे, जो उस समय विधानसभा थी उसके ही व्यक्तियों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ, ठीक है। डायरेक्ट वोटिंग जनता ने नहीं की थी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो निर्वाचित थी, ये बात तो मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखें, क्या था कि टोटल जो सीट थी इसकी 389 थी। इस 389 में अगर आप देखें तो 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत थे, 4 प्लस कमिश्नरी स्टेट थे वहां पे, और उसके अलावा आप देखेंगे तो 93 सीटें जो यहाँ पे लिखी है 93, आप इसको करेंगे तो 389 आएगा। ये जो है देसी रजवाड़ों के लिए बांटा गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि 1935 के एक्ट के बाद उसी के हिसाब से शासन चलना था। एक संघ की बात की थी तो फिर देसी रियासतों को भी उसमें शामिल करने की बात हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये लोग तो निर्वाचित थे, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन जो देसी रियासतें थी उनको क्या करना था, वो चाहे तो खुद आए या फिर किसी अपने व्यक्ति को अपनी तरफ से भेज सकते थे, तो ज्यादातर लोगों ने भेजने का ही प्रयास किया था। तो यहाँ पे बात यह आती है कि उनके निर्वाचन नहीं हुए थे, उनको नॉमिनेट किया गया था, यानी कि राजाओं महाराजों ने अपने प्रतिनिधियों को नॉमिनेशन के माध्यम से कि चलिए आप जाइए हमारी तरफ से इस मामले को देखिए। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या फिर क्या जो है नामित थी, तो आप बोलेंगे कि आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नॉमिनेट की गई थी संविधान सभा, ठीक है। अब यहाँ पे वही सीटों का विवरण दिया है जो हमने देखा, यहाँ पे 296 लिखा है, लेकिन उसने ये 4 वाली जो सीटें हैं यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे ये बताया भी गया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई चीज छूटी है इस किताब में। देखिए यहाँ पे 296 सीटें बता रहा है, इसमें सीटें जो कमिश्नर आयुक्त की प्रांतों की थी, ठीक है, मुख्य चयन आयुक्त थे, और 11 गवर्नर प्रांत थे। गवर्नर प्रांत मतलब जो प्रांत थे वहीं से जो है 292 सीटें थी, ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी 93 सीटें किसकी थी, रजवाड़ों की थी, ये बात भी क्लियर हो गई। आगे अगर हम देखें जो सीटों का आवंटन हुआ था उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि भाई देखो 3 समुदायों में बांटा गया था इनको निर्धारण, सीटों के प्रांतों में जो चुने गए थे प्रतिनिधि। एक तो मुस्लिम थे, ठीक है, इनको अलग किया गया था, सिख थे और सामान्य थे। सामान्य में सब आ जाते थे, मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा जितने आते थे सबको उसी में एक में डाल दिया गया था, ठीक है। और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ठीक है, यानी कि निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष और उसके बाद नॉमिनेशन भी हुआ था, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हुई। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि सबसे अंतिम में जो एक्ट आया था 1947 का था, लेकिन 1947 तो स्वतंत्रता के संबंध में था, शासन प्रशासन के विवरण में था नहीं। तो शासन प्रशासन चलना किसके हिसाब था, जब तक कि संविधान बन नहीं जाता, वो था 1935 का अधिनियम। इसी के हिसाब से जो है वोटिंग होनी थी, तो वोटिंग भी जो है जानते हैं आप लोग सीमित थी। उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक होती है, देखो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के बाद सीधा सा समझिए कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के हिसाब से क्या हुआ कि चीजें व्यवस्थित हुई और संविधान सभा का गठन हुआ। जब संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है, तो उसका क्या करना था, बैठक होनी थी। तो पहली बैठक जब होती है 9 दिसंबर 1946 में ही होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। प्लेस ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन कभी पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है, ठीक है। तो कुल सदस्यों की पहली बैठक में 207 ही रहते हैं, क्योंकि और जिसमें 9 महिलाएं थी। देखिए आजकल इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं, तो महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें 9 महिलाएं, पूछा जाए कि पूरे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 थी। वो आगे हमको यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब अगर यहाँ पे कुछ और चीजों को बारीकी से हम देखें संविधान सभा के बारे में, तो यहाँ पे संविधान सभा में जब पहली बैठक होती है उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पहले अध्यक्ष किसको चुना जाता है, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। पहले अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, क्योंकि भाई
कार्रवाई करने के लिए कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। जैसे अध्यक्ष के लिए अगर वोटिंग करेंगे तो उसके लिए भी तो जो पूरी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसके लिए सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। फिर सबकी सहमति से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वीटी कृष्णामचारी और एचसी मुखर्जी। देखिए 2 इसलिए एचसी मुखर्जी ही ज्यादातर आपको मिलेगा। वीटी कृष्णामचारी को इसलिए चुना जाता है ताकि प्रक्रिया लगातार चलती रहे, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, कोई अनुपस्थित हो, इन सारी चीजों को ध्यान में देख के किया गया था। तो थोड़ा ये चीज भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि जब 9 तारीख को बात क्या होता है, 13 दिसंबर को इसकी जो है बैठक होती है आगे की, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि क्या हमारे संविधान का उद्देश्य होगा उसको सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर अब प्रस्तुत किया गया तो ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हमको सारा काम करना था तो उसको स्वीकार भी करना था। तो स्वीकार करने के लिए एक बात आती है यहाँ पे कि बोला जाता है कि भाई जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने बोला कि ऐसा है ना कि देखो मुस्लिम लीग बेशक अलग हो गई है, लेकिन अभी तक देश के विकास में, देश के संघर्ष में, विकास क्या ही कहेंगे, संघर्ष में और आज़ादी के लिए जो लड़ाई हुई उसमें मुसलमानों का भी साथ था, तो एक मौका तो देना ही चाहिए। तो राजेंद्र जी के कहने पे नेहरू जी ने उनसे बात की, तो उन्होंने राजेंद्र जी के क्योंकि वरिष्ठ सदस्य तो जिन्ना ने बोला कि ठीक है हम 21 तारीख तक आ जाएंगे। उनका इंतजार किया गया, लेकिन जब 21 तारीख को नहीं आए तो 22 जनवरी 1947 को जो है इस उद्देशिका प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। फिर ये बोला गया कि भाई अब इनको टाइम भी दिया गया, सारी चीजें हुई, नहीं होता तो फिर क्रम बढ़ाइए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से चीजें हुई हैं, अभी तक तो अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये सब चीजें हो ही रही थी। होता क्या है कि आगे हम चर्चा करेंगे 20 जनवरी को 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली बोलते हैं कि भैया हम आजाद कर देंगे 20 जून तक भारत को, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी स्थिति थी और अब उनको लग रहा था कि इंडिया को जो है लेके मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल काम है और वैश्विक रूप से उन पर दबाव भी पड़ रहा था। तो इस आनन फानन में बहुत सी चीजों में परिवर्तन होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे साथ के साथ। देखिए, अब संविधान सभा की पहले बात करते हैं। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान का निर्माण के लिए विशेष जो है योग्यता वाली, या ऐसे कहिए कि विशेष कार्यों के लिए विभिन्न समितियां बना दी गई। उन समितियों के माध्यम से कार्य हो रहा था, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं था या किसी एक व्यक्ति ने पूरा संविधान नहीं बना दिया। देखिए 389 सदस्यों की बात हुई थी, सबका अपना अपना काम था। भाई ये हुआ कि देखो जैसे बोर्ड ही बनाना है तो बोल दिए कि भाई आप देखो इसका लाइटिंग वाला टेक्नीशियन का काम आप देख लो, बॉडी के फ्रेम की बात आप देख लो, मार्केटिंग का काम आप देख लो। इस तरह से जो है बांट के रखा गया था, ठीक है। असेंबल करने का काम जो है प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो वो जो पूरा ड्राफ्टिंग, मेन ड्राफ्टिंग की गई चीजों को व्यवस्थित थी उसको भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, ठीक है। तो सभी का योगदान था। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी समिति का कौन अध्यक्ष था। ये प्रश्न प्राय आपको एग्जाम में मिलते हैं। यहां पे देखिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, ध्यान दीजिएगा, संघ शक्ति समिति, जहां पे संघ लगा है वहां पे जवाहरलाल नेहरू को यहां पे ध्यान दीजिएगा। उसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे एक और समिति है जवाहरलाल नेहरू से, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ठीक है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, उसके भी जो है अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहां पे इस चीज को देखें, यहां पे आते हैं। अब देखिए यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रांतीय समिति, राज्यों से समझौता समिति, राज्य और प्रांत में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जब प्रांतीय संविधान समिति की बात आ जाए तो वहां पे कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होंगे। ध्यान दीजिए, ये कंफ्यूज करता है लोगों को, तो ये आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति की जैसे हमने बात की तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब यहां पे भी देखिएगा, यहाँ पे सरदार पटेल जी, सबसे इंपॉर्टेंट समितियों में से एक थी मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यकों की समिति, ठीक है, और राज्यों के संबंध में तो है ही प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यहां तक कि अल्पसंख्यक, और आप देखें तो अल्पसंख्यक और बहिष्कृत और जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जैसे मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों की जो उप समिति भी थी और अल्पसंख्यकों से संबंधित भी एक उप समिति थी। तो जो मौलिक अधिकारों से संबंधित, देखिए मौलिक अधिकार हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, दोनों की समिति के अध्यक्ष या किसके देखरेख में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसके तहत भी एक उप समिति बनी गई थी जिसके अध्यक्ष थे मौलिक अधिकारों से जेबी कृपलानी थे, ठीक है, और अल्पसंख्यकों से संबंधित एचसी मुखर्जी थे। एचसी मुखर्जी कौन थे, एचसी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, और एक और उपाध्यक्ष वीटी
कृष्णाचारी। तो जो एस सी मुखर्जी थे वो अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रक्रिया विषयक समिति राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, ये हमने देख ही लिया है इस चीज को। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, ये समिति किसके देखरेख में चल रही काम कर रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संविधान बनाने में सभी का अपना अपना योगदान रहा है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान, ध्वज से भी झंडा समिति, कई बार ऐसा सीधा पूछ लेता है, ठीक है, झंडा समिति, तो ये पूछा भी गया है। तो इसके अध्यक्ष किसकी देखरेख में समिति का निर्माण हुआ था, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मैं बता रहा हूं कि अगर आप पुराना पेपर सिविल का ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या जो भी हुए हैं, या फिर स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, वनडे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, यहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन दिखेगा, इवन उससे ज्यादा कंटेंट यहां पे आपको दिखेगा। तो इस किताब को थोड़ा सा इन सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया है। कार्य संचालन के जो ऑर्डर ऑफ बिजनेसेस थे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस के जो प्रमुख थे वो समिति के, वो थे के.एम. मुंशी जी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रारूप समिति की ही बात हो रही है। तो प्रारूप समिति, क्योंकि देखिए प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। आप लोग बोलेंगे कि भाई देखो संविधान सभा का तो पहले गठन हो गया, समितियों का गठन हो गया, और भी समितियों का गठन हो, उसकी डेट क्यों नहीं? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समिति, क्योंकि संविधान बन जरूर गया था लेकिन उसको एक प्रारूप देना, ठीक है, एक रूप देना, वो महत्वपूर्ण होता था। तो अपने आप में महत्वपूर्ण समिति, इसकी डेट इसलिए कई बार पूछ जाती थी, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, इसको पारित किया गया था प्रारूप समिति को। और इसके अध्यक्ष आप सभी को पता है, जैसे हमने देखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और यहाँ पे प्रारूप समिति में जो है कई बार पूछ लेता है कि भाई उनके सदस्य कौन थे, तो ये भी देता है कि अपनी रिपोर्ट कब दी। तो अपनी रिपोर्ट जब पूछा जाता है तो 21 फरवरी 1948 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और उसके साथ ही इस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार इनसे संबंधित भी प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। देखिए अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर जी थे, क्लियर है। अब अन्य सदस्यों में देखें तो गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और यहाँ पे आगे देखिए 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में आप देखें तो यहाँ पे थे एन माधव राव, ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं थे, इनका जो बीएल मित्र थे इनके स्थान पर इनको लाया गया था और स्वास्थ्य कारण से इन्होंने परित्याग कर दिया था। टीटी कृष्णाचारी थे, इनको भी बदला गया था, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न जब पूछेगा तो बहुत ही लेवल टफ रहेगा, तभी पूछेगा, जनरली एग्जाम में इस तरह की चीजें कम आती हैं, ठीक है। मतलब होता नहीं, कई बार का पेपर टफ बन जाता है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, बस ऐसी स्थिति में ये चीजें होती रहेंगी। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज दी गई है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक पूरा हुआ था, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे वाचन की बात हो रही है, सत्र 3 सत्र हुए थे, वाचन कहिए सत्र, जैसे होता नहीं कि शीतकालीन सत्र आपने सुना होगा पार्लियामेंट का चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे भी सत्र चले। सत्र में ऐसा नहीं कि एक बैठक हुई थी, एक सत्र चला था टोटल। यहाँ पे देखा जाए तो 3 सत्रों में बात हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे वाचन जो हुआ था, माफ कीजिएगा, तो उसमें क्या था कि लंबी बैठकें हुई थी। तो यहाँ पे 3 वाचन हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, बस ये डेट नहीं पूछेगा, बस गिनती के लिए याद रखिएगा। पहला था ये 1948 में 4 से 9 नवंबर के लिए हुआ था, फिर यहाँ पे 15 नवंबर 1948 से 49 तक ये हुआ था, और अंतिम वाला जो है 17 से 26 नवंबर तक हुआ था, ठीक है, तीसरा वाचन। तो ये याद रखिएगा, कई बार इस तरह से भी पूछेगा, ज्यादा डिटेल में डेट वेट नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम याद होना चाहिए कि आपका वाचन कब तक हुआ था, ठीक है। 3 वाचन हुए थे। अब यहाँ पे एडॉप्टेशन की बात आती है, संविधान के निर्माण करने के बाद उसको कैसे जो है स्वीकार किया गया था। देखिए संविधान सभा के निर्माण और उसके अंगीकृत होने की जो है कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 11 अधिवेशन में 3 वाचन, 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन लगा था। इतना भी डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है, बस ये थोड़ा सा जानकारी के लिए एक्स्ट्रा चीजें दी गई, कभी इन केस आ जाता है टफ एग्जाम। और अंतिम, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक है, बन हो गया था, साथ के साथ कुछ जो है अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि भाई क्यों इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है लाहौर का अधिवेशन हुआ था, वहां पे झंडा फहराने की, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की, स्वाधीनता दिवस मनाने की बात हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उस तिथि की याद में जो है इन्होंने, उस तिथि की याद में इन्होंने जो है 26 जनवरी को मनाया था। यहाँ पे कुछ 16 अनुच्छेद जो थे उनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। बाकी जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया था। देखिए यहाँ पे ये बताया भी गया, कई बार पूछा भी गया कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी,
ठीक है, तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब उन महिलाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो किताब मार्केट में भी उपलब्ध है, आप लोग पूरी की पूरी किताब ले सकते हैं, आपको एक एक फैक्ट रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कल मैं देख रहा था कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स क्या है, मार्केट में पूरी किताब ही है, आप प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो उससे महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो जैसे कुछ और संविधान सभा ने कुछ और महत्वपूर्ण काम किए थे, जैसे क्योंकि अंतिम बैठक इसकी 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू करना ही था, तो अंतिम बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो उन्होंने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को लागू करना, पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति करना, चुनना, ये सब काम 24 जनवरी 1950 को हुए थे। लेकिन कुछ और भी काम किए थे, जैसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय कह सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। उसके बाद आप देखेंगे कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की जो थी उसकी भी पुष्टि उन्होंने की थी। ये कुछ ऐसी डेट हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, ये ऐसे ही तथ्य जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी हैं, उनको देख लेते हैं जो एक्चुअल में पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पहली बैठक कब हुई हमने देखा, कैबिनेट मिशन के बाद 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, बीटी कृष्णाचारी। संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा। प्रारूप पे जो बहस हुई जैसे हमने देखा था 114 दिन, ये पहले भी फैक्ट था, बस उसी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे लगाया गया। जैसे व्यय के बारे में हमने नहीं देखा, तो टोटल जो व्यय हुआ था संविधान को बनाने में उस समय के हिसाब से 63,96,729 रुपए लगे थे, ठीक है। कुल वाचन हमने देखा 3 ही हुए थे। संविधान अपनाया गया, जो लास्ट डेट थी मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, उसी दिन अपना भी लिया गया था। जब हम अपनी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एतद द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं, ठीक है। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हम लोग अपना इसी कारण से इस दिन गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कैबिनेट मिशन के तहत ही इसको आधार मिला था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या था, जब तक संविधान चल रही थी तो एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। तो कई बार पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार के सदस्य कौन थे, ठीक है, या फिर अंतरिम सरकार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब डोमिनियन स्टेट की स्थिति आई और जब आजाद हुआ भारत में, तो एक सिस्टम चाहिए था चलाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो है अंतरिम सरकार महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके सदस्यों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन कैसे था। देखिए ये लिस्ट दी गई है अंतरिम सरकार की। जनरली कभी कभी जो है पूरा प्रश्न इससे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार में अगर हम देखें, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस ये कभी कभी बहुत रेयर, एक्चुअली पहले पूछा जाता था, ठीक है, पहले ये चीजें बहुत पेपर में पूछी जाती थी, लेकिन इस समय ये चीजें नहीं पूछी जाती। लेकिन कब दोबारा ऐसी चीजों को पूछना चालू कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये फैक्ट है, कुछ बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मंत्रालय दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे क्योंकि डोमिनियन स्टेट था। ध्यान दीजिएगा क्या था, डोमिनियन स्टेट। यहाँ पे मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, वो जो ऊपर के टॉप के मामले थे हमेशा जो है वायसराय के पास ही रहते। तो डोमिनियन स्टेट पे आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो है उपाध्यक्ष थे, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिला था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से संबंधित थे, लियाकत अली वित्त से, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से, आसफ अली रेल से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से, और डीसी ये भाभा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर CH भाभा जो है खनन कार्य और शक्ति से संबंधित थे। बलदेव सिंह जी रक्षा से संबंधित थे। आई चुंद्रीगर जो है वाणिज्य से संबंधित थे। ये देखिए रटने वाली चीज है। अब्दुल रब नस्तार जो है संचार, डाक और वायु से संबंधित थे। गजनफर अली खान स्वास्थ्य से, और जगजीवन राव श्रम से। देखिए ये 2 सदस्य जो अब्दुल रब और गजनफर अली हैं, बेसिकली 3 सदस्य थे जो जब देश पूरी तरह से बन गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य, जब ये हो गया कि विभाजित ही होगा, तो कुछ सदस्य जो है वापस लौट आए थे मुस्लिम लीग के, तो उन सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में जगह दी गई थी, ठीक है। ये सब बात है। अब देखिए यहाँ पे ये बात हुई कि जब देश बटा था तो क्या हुआ था कि कुछ रियासतें थी जो भारत के तहत आती थी। ज्यादातर जो 549 रियासत थी, भारत का जो एरिया आप लोग देखते हैं उसके साथ बहुत से रियासतें थी। रियासतों को 3 ऑप्शन दिया गया था, या तो भारत में जाइए, या तो पाकिस्तान में जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। अब आप खुद सोचिए कि जैसे भारत का जो मैप है, उस मैप के तहत मान के चलिए कि आंध्र प्रदेश, कश्मीर, ये सब रियासतें जो हैं अगर पाकिस्तान में चली जाती तब तो बहुत भारी समस्या होती। तो
ये वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी। उन्होंने जो है सारी रियासतों को तो अपना अंदर मिला लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रियासत, 3 रियासत थी खासकर जूनागढ़ की, हैदराबाद की और जम्मू एंड कश्मीर की। जूनागढ़, इन रियासतों को अपने दिमाग से उन्होंने मिलाया। हैदराबाद पे जो है पुलिस कार्रवाई की, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया और जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित किया। ये सारी चीजें बेसिक हैं, ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग संविधान के स्रोत को देखते हैं। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो हमने ये नहीं सोचा कि हम जो है मतलब कहीं से कॉपी कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि बहुत उदारता के साथ कि पूरी दुनिया में जो भी बढ़िया है हम निसंकोच उसको ग्रहण करेंगे और अपने देश के संविधान में सम्मिलित करेंगे, ठीक है। कुल मिला के कॉपी पेस्ट आप नहीं कह सकते। कॉपी पेस्ट का मतलब था कि अगर आपके दुश्मन के पास भी कोई अच्छाई है तो उसको हम बहुत शांति के साथ जो है ग्रहण करेंगे। तो संविधान के स्रोत को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे टोटल 11 विशेषताएं, 11 स्रोत हैं, ठीक है, 11 स्रोत हैं। उस 11 में एक तो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, क्लियर करिएगा। उसके बाद 10 स्रोत जो ऐसे हैं वो देशों से हैं और इन देशों के संविधान से हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो स्रोत हैं वो एक एक करके आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए, पहला हम लोग लेते हैं ब्रिटेन से। 1935 का संविधान हमने पढ़ा ही है, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम तो वहां पे था, ठीक है, उसी सिस्टम को कॉपी किया हमने, राष्ट्रपति शासन तो लिया नहीं है। तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है वो नहीं लिया हमने, एकल नागरिकता ली। भाई आप जापान, मतलब आप कहीं भी यूपी के रहिए, बिहार के रहिए, लेकिन आप भारतीय हैं, ठीक है, एक सिंगल सिटीजनशिप है। द्विसदनी प्रणाली, लोकसभा राज्यसभा है, 2 सदन है। विधि का शासन है, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। इसी प्रकार से अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिया। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, वो चीज आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मूल अधिकार। और दूसरी चीज है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमने लिया। राष्ट्रपति के पद लिया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा में क्योंकि केंद्र वहां का बहुत शक्तिशाली है तो जाहिर सी बात है वहां पे केंद्र, हमने जो संघात्मक केंद्र है, शक्तिशाली केंद्र है, उसको लिया है। यहाँ पे जो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है उसको लिया है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास न होकर केंद्र के पास रहती हैं, तो इस चीज को भी हमने यहीं से लिया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है, इसको बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्या? आयरलैंड से हमने राज्य के नीतिदेशक सिद्धांतों को लिया। देखिए, जो जनरली प्राय पूछी जाती हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम के समय जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ठीक है। आप पेपर के दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट किताब है। अभी मार्केट में कुछ पुरानी किताबें भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, आयरलैंड से लिया है। अच्छा, राज्यसभा में मनोनीत, ठीक है, या नॉमिनेशन करने के प्रोसेस को भी आयरलैंड से लिया गया। लेकिन याद रखना कि राज्यसभा के निर्वाचन की पद्धति नहीं है, मनोनीत करने की पद्धति को लिया। निर्वाचन कहां से लिया हमने, वो देखेंगे, अफ्रीका से लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक को लिया है, ठीक है। समवर्ती सूची को लिया है, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य और समागम का जो सिस्टम है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है? तो आपातकाल के दौरान जो हमारे मूल अधिकारों का स्थगन होता है, फंडामेंटल राइट्स को जो रोक दिया जाता है या स्थगन कर दिया जाता है, खत्म नहीं होते वो, बस कुछ समय के लिए उपयोगी नहीं रहते, ठीक है, तो वो होता है। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्यों को और न्याय को लिया है। न्याय मतलब अब देखेंगे हम लोग, अभी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सामाजिक, आर्थिक, जो राजनीतिक न्याय है, इन तीनों न्याय को हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से ग्रहण किया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जैसे मैंने बताया कि संविधान संशोधन को हमने लिया है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन को लिया है। नॉमिनेशन को, ठीक है, कहां से लिया है? आप लोग ध्यान देंगे, आयरलैंड से लिया है, क्लियर। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? विधि का शासन लिया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? जापान से लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श को ग्रहण किया है और गणराज्य ग्रहण किया है। ध्यान दीजिएगा, गणराज्य की अवधारणा ब्रिटेन से हमने नहीं किया है, क्योंकि ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो महाराज, राजा रानी होते हैं, उनका प्रिंस और एलिजाबेथ के नाम इन लोग के सुने होंगे आपने, ठीक है। तो वहां पे हेड नहीं होता। हमारे यहाँ हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वो सिस्टम हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। चलिए,
आगे चलते हैं संविधान के। अब यहां पे देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा रटने वाली है, लेकिन इसमें भी आप लोग वो चीज ध्यान देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसको रटने में एक समस्या आती है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें पेपर में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, तो बार बार पढ़ना ही है। और पुराने पेपर्स को देखिए कौन से किस तरह की चीजें आई है, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा। रटने वाली चीजें तो बता ही देंगे, ठीक है। आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो कार में ईयरफोन लगा के शांति से इसको सुनते रहेंगे, तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। बार बार जरूरी नहीं कि जो है एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लिया तो कान में ईयरफोन लगा के भी वीडियो को सुनते रहिएगा, तो आपका रिवीजन बार बार होता रहेगा। बार बार सुनने से चीजें याद होती है। जैसे मैं आप लोग से पूछूं, बहुत लोग को हनुमान चालीसा याद होगी, क्यों याद है? कभी पढ़ा, कभी लाइन से नहीं मतलब है, या और भी कुछ चीजें याद होंगी, बस रोज आप पढ़ते गए, सुनते गए, तो ऐसे ही बस रोज पढ़ना है, कंटिन्यूटी बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पे देखिए, संविधान में 22 भाग है, लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो 25 भाग है। इसमें बहुत से टीचर और स्टूडेंट दोनों कंफ्यूज रहते हैं, भैया 25 भाग नहीं है, 22 भाग ही है। यहाँ पे 25 मतलब दृष्टि से स्पष्ट लिखा गया, क्यों लिखा गया मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब उसके पीछे कारण है। आर्टिकल भी आप देखेंगे तो 395 ही आर्टिकल है। अब बोलेंगे सर इस हिसाब से तो 450 से ज्यादा आर्टिकल है, और आर्टिकल रटने भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय बदलते रहते हैं, कभी कोई संशोधन, कभी कई संशोधन, कोई निरसित कर दिया, कोई ऐड कर दिया गया, उसके चक्कर में भी मत पड़ेगा। फालतू का ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा जो आपके पेपर में काम आए। वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं रटना चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे भाग को देखते रहते हैं, जैसे वो आगे चीजें आएंगी वैसे मैं बताता जाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये कम से कम कौन से भाग में क्या चीज है, ये तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे ट्रिक लगा लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा। आप देखेंगे कि संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते भी जाएंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 बताता है नागरिकता के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भाग 3 है मूल अधिकारों के बारे में, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में दिया गया है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आप देखेंगे तो यहां पे वो चीज आपको जो है हाईलाइटेड मिल रही है। भाग 4 है जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, 36 से लेके 51 तक है। अच्छा, ये देखिए जो भाग वाली बात मैं बता रहा था, भाग 4 का है, किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता में जोड़ा गया था, 51 का। अब यहां पे समझिएगा कि जो ये संशोधन हुआ है, ठीक है, इसमें भाग 4 की जगह यहां पे भाग 5 भी तो हो सकता था। भाई 4 के आगे जोड़ दो, 4 का क्यों जोड़ा? इसमें प्रॉब्लम ये होती कि जितनी बार संशोधन होता, भाई अभी तो संविधान में आपसे आंख बंद करके पूछे जाए कि आर्टिकल 368 क्या है, तो आप बोलेंगे भैया संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन अगर बार बार इस तरह के आर्टिकल डालते रहे, ठीक है, और बार बार इस तरह के भाग जोड़ते रहे, तो इतनी अस्थिरता आ जाएगी संविधान में कि एक समय के लिए रट पाना ही मुश्किल होगा कि कौन से संविधान में कौन से, मतलब कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में क्या है। इसीलिए भाग 5 को छेड़ा ही नहीं गया, ठीक है, क्योंकि भाग 5 में पता है कि आपको संघ सरकार के बारे में पता है। भाई इस हिसाब से तो 5 ही हो जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 22 ही भाग है, वो सुविधा के हिसाब से जोड़े जाते हैं, तो उसमें ना टीचर्स को कुछ पढ़ना चाहिए ना बच्चों को। एक अच्छे लॉयर से पूछेंगे तो बताएगा आपको, ठीक है, जिसको विधि की अच्छी जानकारी होगी। तो मूल कर्तव्यों को इसीलिए भाग के 4 के काम में जोड़ा गया है, 5 अलग से नहीं जोड़ा गया, या फिर नीचे नहीं जोड़ा गया, ठीक है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मूल अधिकारों के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ इसको रखा जाना था, इसलिए नीचे भी नहीं जोड़ सकते थे। अब भाग 5 चालू होता है। भाग 5 जैसा कि मैंने बताया कि संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। तो संघ सरकार से यदि संबंधित है तो उससे संबंधित सारी चीजें यहीं पे आपको एक जगह पे मिलेंगी। तो कार्यपालिका, अब देखिएगा इसी में है, कार्यपालिका है, संसद है, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार है, संघीय न्यायपालिका है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, बस सिंपल सा इतना याद रखना है, 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? भाग 6 पर। भाग 6 पे देखिए तो भाग 5 जिस प्रकार से संघ सरकार के बारे में बताता है, उसी प्रकार से भाग 6 जो क्या बताता है? राज्य सरकारों के बारे में बताता है, ठीक है। राज्य सरकारों के बारे में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य, ठीक है, जो सामान्य चीजें हैं। फिर कार्यपालिका, राज्य की विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में ये बताता है। क्लियर? अब देखिए भाग 7 आ गया, प्रथम अनुसूची के भाग खा में निरसित है। अभी देखिए ये भाग 7 को निकाल ही दिया गया है, आप समझिएगा, भाग 7 को तो इन्होंने निकाल दिया, तो फिर यहाँ पे भाग 7 की जगह जो है इसको जो है भाग 7 बना देना चाहिए था।
लेकिन नहीं बनाया। ठीक है, क्यों नहीं बनाया अब आप लोग समझ रहे हैं। बना नहीं इसलिए भी नहीं बनाया गया क्योंकि भाई फिर तो पूरा फंडा ही बदल जाएगा ना। आपने पढ़ के रखा है, पता लगा रात को सोए कि आपने याद किया कि भाग 7 में ये, सुबह उठ रहे हैं तो भाग 8 में कुछ और है, भाग 7 में कुछ, इसलिए इसको छेड़ा ही नहीं जाता। भाग 7 को अगर हटा भी दिया गया तब भी यहाँ पे भाग 8 को फेरबदल नहीं किया गया कि चलो अब अच्छा इसको 7 कर दो क्योंकि बीच वाला तो हट गया, नहीं किया था। इसलिए कभी अनुच्छेद और भाग में कंफ्यूज मत होइएगा। 395 अनुच्छेद है, 22 ही भाग है। हाँ, वो गणना की दृष्टि से अलग हो जाते हैं लेकिन इसलिए छेड़ा छाड़ा नहीं जाता। ठीक है, उसी में काखा काका करके जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, भाग 7 हो गया। भाग 8 में देखिए संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में है 239 से 242 के बारे में। 9 में है पंचायतें। अक्सर पूछा जाता है कि पंचायती राज किस में है, बहुत बार पीसीएस के पेपर में है, प्रीलिम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड भी है। तो 243 से 243 ऋणा तक है, आप एबीसीडी में भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसी में 9 का का जोड़ा गया, खा जोड़ा गया। भाई 10 11 कर देते आप, अच्छा यहां नहीं करते तो 22 के नीचे जोड़ देते, 23 24 25, वहां भी नहीं जोड़ा गया क्योंकि स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को साथ में रखना है, बहुत सी चीजें सिमिलर होती हैं ना, तो इसलिए भी एक्ट को बार बार हटाया, रिपील्ड किया जाता है या नहीं जोड़ा जाता। तो उसका क्रम चेंज करने का मतलब यानी कि हटा भी देंगे, नहीं भी हटाएंगे या जोड़ेंगे भी तो कोशिश करते हैं कि क्रम सेम बना रहे। ठीक है, तो यहां पे देखिए पंचायती 9 में है, नगर पालिकाओं को उसी के आगे रख दिया गया है। ठीक है, ता से मतलब जो है 43 से या 6 तक। ठीक है, 9 का खा सहकारी समितियों को जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया लेकिन उसको भी इसी में 243 में। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्थानीय शासन है उसको 243 में ही रखा गया है। किसमें है? 243 है, उसी में बस संख्याओं का थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पढ़ते समय खुद पे थोड़ा सा निगरानी रखना पड़ेगा। 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया, 244 ही है। ठीक है, 244 है, 244 का है, तो कम से कम 244 तो याद रहना चाहिए आपको। ये थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा आपको 2-3 दिन, बाकी याद हो जाएगा। तो रिवीजन की ही बात होती है, जब अच्छे से रिवीजन कर ले तो संडे संडे अपना रिवाइज करते रहें। उसके बाद आता है भाग 11, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच में यानी कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा। देखिए विधायी होता है, वित्तीय होता है, आर्थिक संबंध होता है, इसको हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो उसके बारे में 245 से 263 के बारे में यहाँ पे बताया गया, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, आर्थिक संबंधों को थोड़ा सा हम इसमें आगे पढ़ते हैं। भाग 12 में दिया है कि वित्त, संपत्ति, ठीक है, संविदाएं और वाद ना, 264 से 300 का तक। देखिए जब हम भाग को याद कर रहे होंगे तो एक चीज समझिएगा, सारे भाग इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन कुछ भाग होते हैं जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गया, न्यायपालिका किसमें है ना, संघ, कम से कम राष्ट्रपति, विधायिका, संसद याद नहीं करे, कम से कम इतना तो याद कर लीजिए कि भाग 5 में जो है कौन है, केंद्र सरकार है। ठीक है, इस तरह से भी याद कर लेंगे तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत होती है, भूलते हैं बार बार। जैसे अब ये देखिए ये 12 है तो 12 में इतना याद कर लिए, अगर ये सब नहीं भी देखेंगे तो कोई कभी पूछा नहीं आता। संपत्ति का अधिकार, अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार 300 का में जोड़ दिया गया, मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे पढ़ना ही पढ़ना है। भाग 13 में है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम जनरली 301 से 307 तक है। बहुत देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, पढ़ाने का तात्पर्य ही यहाँ पे है। भाग 14 देखेंगे तो 14 को 2 भागों में बांटा गया। संघ राज्य की अधीन सेवाएं हैं, जो लोक सेवाएं हैं, यूपीएससी है, ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, यूपीएससी है, स्टेट की पीसीएस सर्विसेज है ना, सिविल सेवाएं हैं, उसके संबंध में भाग 14 में रखा गया, तो ये तो याद होना ही चाहिए। 308 से 323 में रखा गया है। ठीक है, 308 से 300, इसी में पहला है सेवाएं हैं और लोक सेवा आयोग है। ठीक है, उनके संबंध में चीजें रखी गई हैं। अब अच्छा ये भी समझिएगा, जिन संस्थाओं के बारे में संविधान में बनाया गया है, जैसे कि यूपीएससी के बारे में, तो वो कैसी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं ना, जैसे यहाँ पे बताया गया। जिन संस्थाओं के बारे में संविधान में नहीं बताया गया लेकिन कानून के माध्यम से कोई कानून बना के उनको रख दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं, संविधिक बोलते हैं, यानी कि विधि के हिसाब से है, संवैधानिक नहीं है, संविधिक है। इंग्लिश में थोड़ा सा ये होता है कि क्लियर होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे, उसको लीगल बोल देंगे या स्टैट्यूटरी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक होगा, या फिर उसको जो कानूनी संस्था बोल देंगे, तो ये भी अंतर होता है, समझिएगा। अधिकरण होते हैं, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं इसको लोग। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रकार के न्यायालय ही होते हैं ये 323 से 323 के खातक होते हैं, यानी कि काखा कुछ नहीं, 2 ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 ही आर्टिकल्स है ना, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। और निर्वाचन, देखिए निर्वाचन अपने आप ही हाईलाइटेड है,
यानी कि आपका जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये किस में है? 324 से 339 के कातक में है। अब ये सामान्य है, बस इसमें राजभाषा को याद रख लीजिएगा, 17 में है। 343 से 351 तक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लैंग्वेजेस आपको पता है, जो वैसे तो कोई राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना मुश्किल है भारत में, क्योंकि भाई कोई एक भाषा तो ऐसी है ही नहीं कि पूरा इंडिया बोल ले। साउथ में जाएंगे वहाँ अलग समस्या है, और नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ एक अलग समस्या है। लेकिन हिंदी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई माने या ना माने, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करने की क्षमता रखती है। यानी कि बहुत बड़ा एक समुदाय है जो हिंदी बोलने में सक्षम है। और साउथ में भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई समझने, बहुत लोग आसानी से समझते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना जानते, लेकिन ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए। तो एक प्रकार से, क्योंकि हिंदी एक पूरे कंट्री को जोड़ती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा के तौर पे प्रमोट करने की बात है, ठीक है। संघ की भाषा क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, इन सारी चीजों में बात की है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी? ये सब दिए गए। आपात, इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम लोग पढ़ेंगे, याद हो जाएगा अपने आप, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, ठीक है। कि भाग किसमें है? आप देखिए 18 में है, ठीक है। और 352 से 360 तक है। हालांकि अब यहाँ पे 362-63 पे भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये दिमाग में रखिएगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस आपको याद रहे। भाग 18 में 352 से 360 में जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। बस कुछ बेसिक चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। अब यहाँ पे ये सब है, अस्थायी संक्रमणशील संबंध, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उपबंध जो है, इन सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया है। तो ये कॉमन सा है, इतनी बेसिक चीजें अगर है नहीं भी याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वही समस्या, जैसे संविधान के भाग को देखा हमने, ठीक है। उस भाग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लेकिन संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो लगभग पूरे तो अनुच्छेद नहीं दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण है वो दिए गए हैं, कुछ और भी अनुच्छेद दिए गए हैं। तो एक बार बस हम लोग सरसरी निगाह से उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जाऊंगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि सारे रटने हैं, ठीक है। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, सारे नहीं रटने हैं। भाग में तो फिर भी आपको पता होना हो, अच्छी बात है कि कौन से भाग में क्या है, पता होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान है। बहुत ही, आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ और पढ़िए, लेकिन पॉलिटी जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, न्यूज में जो चीजें आ रही हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम संविधान का तो पता होना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 को ठीक से पढ़ा तो कोई पुलिस वाला कोई कहीं पे आपको परेशान नहीं कर सकता। बेसिक चीजें, लॉ पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। तो इस हिसाब से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं। अनुच्छेद 1 से चालू करते हैं। हालांकि इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ अनुच्छेद जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ भी याद होते चले जाएंगे। अनुच्छेद 1 देखिए, संघ एवं उसके नाम, जो संघ है, ठीक है, उसका नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट जितने भी हैं, इंडिया है, उसका नाम क्या है। जैसे पहले अनुच्छेद में बताया गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, तो उसका नाम क्या है, क्या उसकी पद्धति है, क्या उसका न्याय क्षेत्र है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 बताता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2-3 में बहुत बारीक अंतर है। अनुच्छेद 2 बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि ऐसे राज्य जो अभी राज्य या तो भारत के हिस्से नहीं है, पहली चीज तो ये क्लियर की, जो भारत के हिस्से नहीं है। स्थापना और प्रवेश, यानी कि उसको या तो भारत में सम्मिलित करो या नया राज्य बना दो। लेकिन अनुच्छेद 3 बोलता है कि जो राज्य भारत का हिस्सा है, लेकिन उसको निर्माण करना, 2 राज्यों को जोड़ के तोड़ के, इस प्रकार से ना, जैसे कि 2 राज्य उसका हिस्सा काट के बना दिए, कोई यूनियन टेरिटरी बना दिए, किसी का नाम आप परिवर्तित कर दीजिए, वो 3 है। तो 3 में भारत का हिस्सा पहले से है, 2 में भारत का हिस्सा नहीं है, बारीक अंतर। हम लोग जब पहला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। और इसी में देखिए 3 क्या बोलता है, 3 बोलता है, 3 ये हो गया। चौथा बोलता है कि जो 2 और 3 में परिवर्तन करना है, ये कोई 368 संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं करेंगे, इसको सामान्य प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हम इसको करेंगे। तो 4 ये बोलता है, ठीक है। 4 यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान 5 से 11 तक आपको मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय 2 आर्टिकल के, 9 और 11 ना। क्यों? क्योंकि उस समय जब नागरिकता बनाई गई थी तो भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस परिस्थितियों के हिसाब से बनाई गई थी। आर्टिकल 11 बोलता ही यही है कि जो पार्लियामेंट होगी उसके संबंध में अधिकार बना लेगी। तो यहाँ पे तनाव वाली बात नहीं है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता थी वो थी, पूछा ही नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे मूल अधिकार आ रहे हैं, तो मूल अधिकार तो भाई रटे होने चाहिए, ठीक है। मूल अधिकार यहाँ पे आपके रटे होने ही चाहिए, उसमें कोई डाउट है ही नहीं ना। तो यहाँ पे ये आपको रटने पड़ेंगे। 14 है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। हम मूल अधिकार आएंगे तो वहां पे देखेंगे। 15 है कि भाई भेदभाव नहीं होगा, किस पे? जन्म, मूल स्थान, लिंग, ठीक है, इन सारे आधार पर। यानी कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, मूल वंश क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, इन सब अधिकार पर भेदभाव आपसे सरकार या कोई संस्था नहीं कर सकती,
ठीक है। अब यहाँ पे 16 क्या है कि लोक नियोजन के विषय में, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके संबंध में, या फिर जो और भी ऐसे अवसर है वहां पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 17 आता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसका अंत है। उसके बाद आगे आप देखेंगे 18 का, तो उपाधियों का अंत। उपाधि का मतलब जैसे कि राय साहब, नवाब साहब, इस तरह की उपाधि, तो बोले उपाधि दो ही मिलेंगी, ये तो शिक्षा में या तो सेना में। देखिए ये जो लेक्चर चल रहा है इसको आप एक बार सुनने के बाद अपने रिवीजन के लिए भी घूमते टहलते बैठते, सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे आप टहलने निकले मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, कान में लगा लीजिए, पूरा लेक्चर आपका रिवीजन होता रहेगा। स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में क्या है, वाक की स्वतंत्रता आदि विषयक, बहुत डिटेल में है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे, बहुत डिटेल में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मूल अधिकार हमको पढ़ना ही है। अब यहाँ पे अनुच्छेद 21 का है, तो 16 से 14 से वर्ष जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण मिला है। ठीक है, 23 में है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, यानी कि जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करा सकते, वो बातें हैं। 24 में है कि बच्चों के साथ जो जबरदस्ती आप जो है कारखानों में बेकारी नहीं करा सकते, नियोजन में नहीं लगा सकते, कोई हानिकारक उद्योग में उनका उपयोग नहीं कर सकते आप, तंबाकू आदि बनवाने में। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपको मिलेगा अंतःकरण धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। तो ये बताता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता आप कैसे मानेंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे, ये सारी चीजें। 29 बताता है किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पे सारे नहीं दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो। 29 अल्पसंख्यकों से संबंधित है, मूल फंडामेंटल राइट का। 32 आपका आता है संवैधानिक उपचार, यानी कि मूल अधिकार तो आपको दिए गए हैं लेकिन उसके संबंध में कोई प्रॉब्लम होती तो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा जल्दी नहीं मिलता आपको सारे अधिकारों में, मूल अधिकारों में सुविधा आपको मिलती है। अनुच्छेद 39 बताता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति है। ठीक है, उनके बारे में बेसिक है ये सारी चीजें, मैंने बताया हर आर्टिकल यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 देख लिया, 39 का है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है, यानी कि जो गरीब है उनको जो है न्याय बराबर मिले, इसलिए विधिक सहायता भी फ्री में प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 41 भाई कुछ दशाओं में, यानी कि पर्टिकुलर स्टेट में काम, शिक्षा, लोकहित में सहायता आदि पाने का अधिकार है। 43 में दे रखा है, 43 के खा में सहकारी समितियों का जो हमने जोड़ा था अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा, भाग 9 में का जो है एक नगर पालिकाएं थी, फिर उसके बाद अंतिम में सहकारी समिति जोड़ी गई थी, उसी के साथ ये भी जोड़ा गया था आर्टिकल। आर्टिकल 44 है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करेगा सरकार, राज्य करेगी। 48 का क्या बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्यजीवों की रक्षा की बात है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों में शक्तियों का पृथक्करण रहेगा। 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यहाँ पे होगी। देखिए वैसे तो हम समझेंगे लेकिन ये वाला आर्टिकल यूपीएससी वगैरह में भी कई बार डायरेक्ट पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट में कई बार पूछा गया है, तो ये पूछा गया भाई किस में है, 51 में है, इस तरह से डायरेक्ट चीजें आई हैं। 51 का है मूल कर्तव्य, यहाँ पे बस एक बार देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए, इंपॉर्टेंट को टिक कर लीजिए, बाकी जब हम पूरा संविधान पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें थोड़ा सा ध्यान भी देंगे तो याद होती जाएगी। ठीक है, 52 है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। 55 अनुच्छेद बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 57 बताता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। 58 बताता है कि राष्ट्रपति की पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। 60 बताता है राष्ट्रपति शपथ कैसे लेंगे या क्या प्रक्रिया होगी। 61 बताता है कि राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग, यानी कि उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बहुत बार पूछा गया है। 61, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। 66 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन के लिए। 70 बताता है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। 72 बताता है कि राष्ट्रपति की क्षमा से संबंधित चीजों को बताता है। 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहां तक होगा। ठीक है, ये जल्दी जल्दी देख रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ते भी जाइए कि इसमें समझाने लायक ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक है, 74 बताता है मंत्रिपरिषद के बारे में कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। चलिए 75 का 1 भी बताता है कि भाई राष्ट्रपति प्रमुख होगा देश का, उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। 76 बताता है भारत के महान्यायवादी के बारे में, सीएजी के बारे में। ठीक है, 79 यानी कि बताता है आपका 79 की संसद की बैठक का प्रावधान क्या है। 80 बताता है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। 81 लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 83 राज्यसभा की एक स्थायी सदन है। 84 आप देखेंगे संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है।
ठीक है, संसद के सत्र वगैरह की यहाँ पे बात हो रही है। हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे देखेंगे। अब 108 बताता है कुछ दशाओं में दोनों संसद की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 क्या बताता है? संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें दी गई है? 110 में। जो बाकी आर्टिकल्स तो आप लोग पढ़ भी रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा वहां पे वो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो 110 आपको बताएगा धन विधेयक के बारे में। ठीक है, 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वितरण, ये है एक्चुअली में बजट। ठीक है, इसको बजट कहीं शब्द यूज नहीं हुआ है संविधान में, तो बजट के बारे में जो बताता है वो आर्टिकल 112। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे कि 122 क्या बताता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना की जाए, यानी कि जो संसद की कार्यवाही होंगी उनमें उनको स्वतंत्रता होती है। ठीक है, 123 भी इंपॉर्टेंट है, ये अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए अगर समय ना हो, कोई भी एक सदन ना चल रहा हो लोकसभा राज्यसभा में, तो ऐसी पावर होती है सरकार के पास कि अध्यादेश कानून बना के कुछ समय के लिए 6 महीने तक उसको लागू कर सकता है। 124 भी है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। ठीक है, कहाँ है? अच्छा, वहां से। ठीक, एक प्रकार से इसी प्रकार से देखिए 143 है तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद 148 देखें तो भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, माफ कीजिएगा, सीएजी के बारे में बताता है ना। यहाँ पे देखिएगा 100, उसके बाद हम आगे आते हैं तो 162 आता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में विस्तार बताता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 169 होता है, बहुत बार पेपर पूछा गया, राज्यों में विधान परिषद के गठन और उसको हटाने की बात करता है। उसी प्रकार से कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में 169 बताता है। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 200 है, तो राज्यपाल जो है विधेयकों पर अनुमति देने या उसको रोकने के संबंध में राष्ट्रपति के विचार के लिए, यानी कि कुछ विधेयक होते हैं जो वहां के राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु रख सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद देखेंगे तो जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 213। इसमें क्या है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की बात है। देखिए वहां ध्यान दीजिएगा, 123 में राष्ट्रपति करता है, 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की बात आती है। 214 है राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट्स है उसकी बात यहाँ पे की जाती है। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो अगला इंपॉर्टेंट है 217, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद और शर्तों के बारे में बताया गया है, किसके? राज्य सरकार के। ठीक है, ये शपथ के बारे में है। 226, जैसे कि हमने आर्टिकल 32 पढ़ा था उसी प्रकार से 32 क्या है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसी प्रकार से 226 है। ठीक है, जो रिट होती है उसके लिए सेम ताकत जो है हाई कोर्ट्स को दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और 231 भी संबंधित है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो सेम हाई कोर्ट होगा उसकी बात यहाँ पे की जाती है। फिर ये जिला न्यायाधीशों से संबंधित हो जाता है 233। ठीक, उसी प्रकार से हम यहाँ पे चलेंगे तो 239 का काका, ये याद रखिएगा, एक्चुअली 239 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। बीच में एक बहुत बड़ा विवाद उठा था जब दिल्ली के केजरीवाल और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके संबंध में, तो 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध करता है। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 243 का ये आ जाता है आपका पंचायती राज्य के संबंध में, उसके बारे में ये चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, ये जो दिया गया जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे। 249 आपका आता है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में बनाने, जो राष्ट्रीय हित की बात होगी, यानी कि जो पूरे इंडिया की बात होगी उसमें कानून कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी। कॉमन सेंस की बात है, बस आर्टिकल वाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 263 जो है, 262 और 63 दोनों इंपॉर्टेंट है। 262 क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों के विवाद से जल से संबंधित विवाद के लिए जो न्यायाधिकरण निर्णय बनाए जाएंगे वो महत्वपूर्ण है। 263 अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में है। किसके संबंध में है? अंतर्राज्यीय परिषदों के संबंध में है ये चीजें। चलिए बस हो ही गया, उसके बाद हम लोग का ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये आर्टिकल अब हम लोग देखेंगे 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 267 भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट निधि है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखें तो जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन।
कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा हूं, वो याद होने ही चाहिए। कौन सा? 280 फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। 300 का है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 300 का जो है, पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था, हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे वहां पे था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार या जो है संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। वो कहां पे है? 300 का में रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 312 है आपकी अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS आती हैं, ठीक है, IPS सर्विसेज आती हैं ना, ये इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, वो आती है 312 के तहत। 315 में है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो लोक सेवा आयोग है उसकी बात आती है। 324 आपको पता होगा, हमने देखा था कि निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, आपका जो इलेक्शंस होते हैं उससे संबंधित है, ये आर्टिकल है। 326 भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो विधानसभाएं होती हैं उनके लिए निर्वाचन से संबंधित वयस्क मताधिकार के बारे में ये बात करता है। किसमें? आपका ध्यान दीजिएगा 326 में, ठीक है। उसके बाद 330 है आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण होता है उसके संबंध में लोकसभा में जो बातें होती हैं उसके संबंध में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 368 देखिएगा तो अनुसूचित जाति आयोग के बारे में आर्टिकल 368 बात करता है, ठीक है। कौन सा? 368, ठीक है। उसी प्रकार से 300 खा में देखें तो पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग मतलब बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए जो बात आती है वो यहाँ पे बात की जाती है। क्लियर? राजभाषा हमने देखा था 343 में था, हिंदी के लिए और देवनागरी लिपि के लिए, ठीक है। 350 आप देखें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा मतलब हिंदी नहीं है, जो भी आपकी मातृभाषा है वहां पे ये शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर होती है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरा आर्टिकल जो है, ये 368 तो हमने डिस्कस किया। अभी भी देखिए कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है आर्टिकल 368 के तहत ही दी गई है, ठीक है। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने पूरे आर्टिकल्स को देख लिया है। क्या देख लिया? पूरे आर्टिकल्स। थोड़ा सा ये उबाऊ था, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं जो लोग जुड़े थे, लेकिन क्या किया जाए कि संविधान है ही इतना तथ्यात्मक, कुछ चीजें आप लोग को रटनी ही पड़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ की क्लास चलेगी, आप लोग जुड़ जाइए। दिखाना है, दिखाइए। अच्छा, देखिए आप लोग साथ में हैं लाइव, अच्छी बात है। अभी एक और क्लास चलेगी जो छत्तीसगढ़ स्टेट PCS के लिए आप लोग देना जा रहे हैं। तो ज्यादातर स्टेट PCS में क्या होता है कि स्टेट के बारे में, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इसके बारे में स्टेट से खूब सवाल आते हैं। तो वैसी स्थिति में आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ स्पेशल की जो घटना चक्र की किताब है उसकी जो क्लास आपकी 10 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा, उसके बाद उसकी क्लास चलेगी। तो जो है जिनको भी जुड़ना है, जिनको भी छत्तीसगढ़ PCS का एग्जाम देना है, वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग अनुसूचियों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर हम लोग का बड़ा था, ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर बड़ा था, उसमें टाइम लगा, और ये आर्टिकल और भाग वाले में भी टाइम लगा। लेकिन अब जो है एक आध ही, जैसे मूल अधिकार हो गया और पार्लियामेंट, दो ही बहुत बड़े चैप्टर आएंगे जिसमें हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सब छोटे छोटे रहेंगे। जैसे अनुसूचियों को ही अगर हम देखें तो हमारे संविधान में मूल रूप से अनुसूचियां 8 थी, लेकिन समय के साथ अनुसूचियां बढ़ गई, यानी कि 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिए गए। इस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। हम लोग को एक एक करके देख लेते हैं। अनुसूचियां बेसिकली कुछ डिटेल्स हैं संविधान की जो यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। जो डिटेल्स हैं, जैसे कि संविधान पढ़ने से पहले आर्टिकल 1 देखेंगे तो वहां पे बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र और संघ के बारे में, तो वहां पे डिटेल नहीं दिए गए। उसके लिए अनुसूची 1 आपको देखना पड़ेगा कि कितने राज्य हैं और कितने संघ क्षेत्र हैं। पहली अनुसूची में यही बताया गया, राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची क्या है? जितने भी वेतन भत्ते होते हैं मुख्य पदाधिकारियों के, उनके बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में क्या बताया गया? अनुसूची 3 में यह बताया गया है कि भाई जो शपथ प्रतिज्ञापन होगा महत्वपूर्ण पदों के लिए, उसमें जो है क्या क्या होना चाहिए। अनुसूची 4 बताती है कि राज्यसभा के लिए सीटों का जो आवंटन होगा वो कैसे होगा, किस राज्य से कितना होगा। अनुसूची 5 और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुसूची 5 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अनुसूची जो 6 है वो भी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, लेकिन 4 विशेष राज्यों के लिए। कौन कौन से राज्य? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। इन 4 राज्यों के बारे में यहां देखिए लिखा भी है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांटा गया है।
केंद्र जिन विषयों पर कानून बनाएगी उसकी शक्ति दे दी गई है, राज्य जिन विषयों पर बनाएगा उसके बारे में बता दिया गया है, और एक समवर्ती सूची रखी गई जिसमें दोनों कानून बना सकती हैं। बस बात यही है कि केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, कुछ स्थितियों में राज्य के कानून को भी प्राथमिकता दी जाएगी जब राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैसे विषय बताऊं तो आपको 100 इस समय विषय हैं। ठीक है, इसमें 61 है और इसमें 47 विषय हैं। अब यहाँ पे अनुसूची 8 की बात करें तो इसमें भाषाएं दी गई हैं। अब भाषाओं में बताऊं तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 थी, इस समय 22 भाषाएं हैं। 3 संशोधन हुए, 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में, यहाँ नीचे दिया भी गया है, 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1952 में इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई। और जो 2003 में हुआ, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन, उसमें डोंगरी, संथाली, मैथिली और बोडो लैंग्वेज को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। 9वीं अनुसूची जो कि मूल रूप से नहीं थी, इसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें कुछ जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विषय हैं, कुछ ऐसे भी विषय हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी 1975 24 अप्रैल के बाद जोड़ा गया उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद 2 आता है स्थानीय शासन से संबंधित, 11वीं और 12वीं अनुसूची, इसको 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, 1952 में जोड़ा गया, 92 में नहीं। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः था। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने बताया दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची के बारे में ये सारी चीजें जो हमने बात की, देखिए 52वें में कुल जोड़ा गया था और यहाँ पे क्या क्या मामले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिटेल से बताने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे ये चीजें देखिए जो लैंग्वेज में बता रहा था, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये सारी चीजें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। कुल 22 भाषाएं हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब कल हम लोग संविधान की प्रस्तावना के साथ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना है।